कार्तिक का पूर्वी को यूं उठाकर अपने घर लाना, अपनी भगवान की तरह माँ और जान से भी ज्यादा प्यारी बहन के बारे में उल्टा सीधा सुनना, उसके बाद पूर्वी पर गुस्सा करके उसे जाने को कह देना, लेकिन जब उसे चोट आए तो उसके लिए भावुक हो जाना, आंखों में आंसू आ जाना, अभिजीत को पूर्वी के साथ देखने पर गुस्सा आना, अभिजीत उसे वहां से ना ले जा पाए इसके लिए शर्त रखना, अभिजीत को बहुत बुरी तरीके से पीटना, अपनी जीत हो जाने पर ऐसे खुश होना जैसे कोई खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत गया हो। ये सभी चीज़ें किसी और तरफ ही इशारा कर रहे थे, जिसके कारण ही कार्तिक की माँ पूर्वी के मोबाइल को लेकर कार्तिक के पास गई। वो कार्तिक के रूम के बाहर जाकर उसके रूम के गेट को खुलवाने के लिए नॉक करते हुए प्यार भरे शब्दों में तेजी से बोलने ही वाली थी, तभी कार्तिक, जो कि अपनी फेवरेट चेयर पर बैठा पूर्वी से कैसे दोबारा मिला जाए इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था और साथ में गुस्सा भी कर रहा था। गुस्से से चिल्लाकर जवाब देते हुए बोला, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, चले जाओ सभी यहाँ से। तभी कार्तिक की माँ कार्तिक को बाहर निकालने के लिए ऊंची आवाज में ऋषि को आवाज लगाते हुए कार्तिक को जानबूझकर सुनाते हुए बोली, देखा ऋषि, मैंने कहा था ना कि कार्तिक दरवाजा नहीं खोलेगा, वो अभी भी बहुत गुस्सा है हम सभी से। तू ही कल जाकर के पूर्वी के इस मोबाइल को उसे वापस लौटा देना, जो वो कार में गलती से भूल गई थी। रहने दे, हम कार्तिक को नहीं बोलते हैं, क्यों परेशान करें उसे। पूर्वी के मोबाइल के बारे में सुनकर कार्तिक की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहा। वो जल्दबाजी में उठकर अपनी चेयर से दौड़ता हुआ गेट के पास गया, लेकिन वहां जाकर खड़े होकर खुद से बोला, कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं ये, मुझे बाहर निकालने का कोई बहाना तो नहीं है इनका। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट बाहर गया तो सबको शक हो जाएगा कि मैं पूर्वी के मोबाइल को लेने बाहर आया हूँ। कार्तिक ये अच्छे से कंफर्म करना चाहता था कि उसकी माँ सच बोल रही हैं या झूठ, जिसके कारण वो अपने चेहरे पर फेक गुस्से वाले एक्सप्रेशन को लिए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसकी नज़र अपनी माँ के चेहरे पर पड़ी और फिर उनकी हाथ पे, जिसमें उन्होंने सच में पूर्वी का मोबाइल लिया हुआ था। वो उस मोबाइल को देखकर खुश हो गया। पूर्वी का मोबाइल देखते ही कार्तिक पहचान गया, क्योंकि उसने कैफे में उसके मोबाइल को उसके हाथ में देख रखा था। उसकी माँ कार्तिक को देखकर बेहद खुश हुई। उन्होंने अपने मन में ही खुद से कहा, पता था मुझे, तुम बाहर जरूर आओगे। फिर कार्तिक अपनी माँ को ये प्रिटेंड करने के लिए कि वो उनकी बात को सुनकर बाहर नहीं आया है, वो अपनी माँ को क्रॉस करते हुए सीढ़ियों की तरफ गया और फिर हॉल में नीचे देखते हुए रेणुका को आवाज़ लगाते हुए तेज आवाज़ में गुस्से से बोला, रेणुका, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? जल्दी लेके आओ, मैं कमरे में इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद अभी कार्तिक वहीं खड़ा ही था, तभी उसकी माँ पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार भरे शब्दों में कहती हैं, कार्तिक। कार्तिक पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है और उसी फेक गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ रूड वॉइस में बोलता है, यस मॉम। इससे पहले कि कार्तिक की माँ कुछ बोलती, कार्तिक उनकी बातों को काटते हुए बीच में ही बोल पड़ा, देखिए मॉम, अब ये मत कहिएगा कि मैं पूर्वी के बारे में सुनकर बाहर आया हूँ। मुझे कॉफ़ी चाहिए थी, इसलिए मैं रूम के बाहर आया, क्योंकि कब से तो कोई मेरे बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहा था। मैं रूम में बंद हूँ तो बंद हूँ, सब छोड़ करके अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। सभी नौकर बहुत लापरवाह हो गए, निकालना पड़ेगा इन सभी को काम से। तब कार्तिक की माँ बड़ी सी स्माइल देते हुए कार्तिक को देखकर कहती हैं, कार्तिक, मैंने कब कहा कि तुम मेरी बात सुनकर बाहर आए हो? मैं तो तुम्हें बस ये याद दिला रही थी कि तुम कॉफ़ी कब से पीने लग गए। चाय पीते हो ना तुम, मीठी मीठी, कॉफ़ी तो कड़वी लगती है तुम्हें, हाँ? कार्तिक अपनी माँ की बात को सुनकर थोड़े वक्त के लिए घबरा जाता है। वो अपनी आंखों को इधर उधर करने लगा और फिर धीमी आवाज में खुद से ही बोला, अरे यार। फिर उसकी माँ ने कहा, हाँ कुछ कहा तुमने? कार्तिक की माँ सब कुछ समझ चुकी थी, लेकिन बस वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। कार्तिक अपनी माँ के पूछने पर अपनी सच्चाई को छुपाते हुए बोला, हाँ तो कब तक मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा, अब बड़ा हो गया हूँ मैं तो, अब क्यों कड़वी लगेगी मुझे कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीऊँगा आज से। कार्तिक की माँ हैरानी से अपनी दोनों आईब्रोज को रेज करते हुए उसे देखते हुए बोली, अच्छा, कल तक तो तुम्हें कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती थी, हाँ? मतलब कल तक तुम बड़े नहीं थे,
आज अचानक से बड़े हो गए? कार्तिक के पास अपनी माँ के सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ से अपनी नज़रों को छुपाता हुआ अपनी कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे के अंदर जाकर वो गेट को बंद करने लगता है तो उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, अरे अरे कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अंदर आने दो मुझे। कार्तिक एक छोटे बच्चे की तरह परेशान होता हुआ कहता है, लेकिन मॉम, मैं अभी बहुत टेंस्ड हूँ, प्लीज़ मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ आप चले जाइए। कार्तिक की माँ जबरदस्ती उसे डांटते हुए कहती है, चल चुप, आने दे मुझे अंदर, चल हट। इतना कहकर कार्तिक की माँ अपनी हाथ से कार्तिक को साइड करते हुए रूम के अंदर आ जाती हैं। वो कार्तिक से बोल रही थी, देख, तू जब गुस्सा हो जाता था तो तू कमरा बंद कर लेता था और किसी को अपने कमरे के अंदर आने नहीं देता था। मैं भी नहीं आ पाती थी क्योंकि तू कमरा मतलब दरवाज़ा खोलता ही नहीं था। आज जब तूने दरवाज़ा खोला है तो मैं पक्का आऊँगी। उसकी माँ चलते चलते बोल रही थी और साथ में पूरे कमरे को देख भी रही थी। कमरे की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तब उसकी माँ पीछे मुड़कर उसे देखती है। कार्तिक चुपचाप गेट के पास खड़ा अपनी माँ को सुन रहा था। फिर उसके पास धीरे धीरे जाकर उसे प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोलती है, कार्तिक, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है ना, तुम मुझे बता सकते हो, मैं समझूंगी तुम्हारी बात को। मैं माँ हूँ तुम्हारी। अपने बच्चों की फीलिंग्स उसकी माँ के अलावा बेहतर तरीके से और कोई नहीं समझ सकता। उसकी माँ उसके हाथ को पकड़कर बेड के पास लाकर अपने साथ बिठाती है और फिर प्यार से उसके चेहरे को पकड़कर बोलती हैं, कार्तिक, मुझे पता है कि हकीकत क्या है, तुम मुझे बताओ ना बताओ, लेकिन तुम्हारे एक्शंस से मुझे पता चल चुका है सब कुछ तुम्हारे बारे में। तो अब तुम्हें मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। कार्तिक वहाँ से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर बाहर देखते हुए बोलता है, क्या क्या छुपा रहा हूँ मैं आपसे? कुछ भी तो नहीं। क्या बात करनी थी आपको मुझसे, बताइए। कार्तिक की माँ ने उसके टेबल के पास जाकर पूर्वी के मोबाइल को धीरे से वहाँ रख दिया। कार्तिक ने अपनी माँ को वो मोबाइल रखते हुए देखा। उसने गहरी सांस ली कि अब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा पूर्वी के मोबाइल के लिए और ना ही माँ को कुछ बताने की ज़रूरत है। मोबाइल टेबल पर रखने के बाद वो कार्तिक के पास जाकर खड़ी हो गई, उसे अपनी तरफ घुमाकर प्यार से बोली, जो करो उसे जितनी जल्दी कर दो उतना ही अच्छा होता है, वरना बाद में बहुत देर हो जाती है और बाद में पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता। उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथ से पकड़ते हुए कहती हैं, तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? कार्तिक अपनी माँ की आंखों में प्यार से देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि क्यों ना अपनी माँ को अपने मन की सारी हकीकत बता दी जाए। लेकिन फिर कार्तिक जब अपनी माँ को इस तरह से देखने लगता है तो उसकी माँ मन ही मन सोचती हैं, लगता है ये मुझे ऐसे नहीं बताएगा, थोड़ा सा और ब्लैकमेल करना पड़ेगा इसे, इमोशनल ब्लैकमेल। फिर वो कहती हैं, ठीक है, तो अब चलती हूँ मैं। तू तो मुझे कुछ बताएगा ही नहीं क्योंकि बड़ा जो हो गया है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता का तो हक ही नहीं रहता है उन पर। वो तो खुद कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, अब छोटा बच्चा थोड़ी रहा। इतना कहकर कार्तिक की माँ रूम से बाहर जाने के लिए गेट के पास चली जाती है। कार्तिक उन्हें ही देखते हुए मन में सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपनी माँ को रोक कर अपने मन की सारी बातें बता दूँ। उन्हें बुरा लग गया अगर मैंने नहीं बताया तो। कार्तिक की माँ धीरे धीरे जाते हुए सोच रही थी कि अब वो रोके उन्हें, लेकिन कार्तिक तो सोचने में मग्न था। जब कार्तिक उन्हें नहीं रोकता है तो वो खुद पीछे मुड़कर बोली, अरे हाँ, आज शाम को प्रियांजलि का कॉल आया था, वो कल सुबह में आ रही है लंदन से, 2 दिन तक रुकेगी यहाँ। प्रियांजलि का नाम सुनते ही कार्तिक का जो फेक गुस्सा था वो अब पूरी तरीके से हकीकत में बदल गया था। तब कार्तिक गुस्से से अपनी माँ पर चिल्लाते हुए उनकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, माँ, प्रियांजलि को क्यों बुला रही हैं आप? मैंने आपको बताया था ना कि उन्होंने पापा की कोई मदद नहीं करी थी, जिसके कारण पापा का दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था और पहाड़ से उन्होंने अपनी कार को खाई में कुदा दी थी, जिसके कारण। कार्तिक इतना कहकर रोने लग गया। फिर कार्तिक की माँ उसके पास जाकर उसके आंसू को पोंछते हुए प्यार से बोली, कार्तिक, संभाल खुद को। उन लोगों ने पैसे की कोई मदद नहीं करी तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने मारा है उन्हें। कार्तिक, वे लोग बुरे नहीं हैं। कार्तिक गुस्से से बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि जो जिम्मेदार है तो है,
सबूत की मुझे क्या ज़रूरत है? मेरी आंखों के सामने उन्होंने पापा को अपने घर से बेदखल कर दिया था। क्या पापा वहाँ रहने गए थे? बस उन्होंने कुछ पैसों की मदद ही तो मांगी थी ना। कार्तिक की माँ फिर से समझाते हुए कार्तिक को, कार्तिक, दूसरों की बुराई और अपनी अच्छाई हमेशा भूल जानी चाहिए बेटा। वो मेहमान है हमारे घर की, आने तो दे उसे। हम कहाँ उसे हमेशा के लिए अपने घर में रख रहे हैं, बस 2 दिनों की ही तो बात है। फिर कार्तिक कहता है, ठीक है, बस 2 दिनों की बात है ना। ठीक है, मैं 2 दिनों के लिए घर से बाहर रह लूँगा, अपने फार्म हाउस रह लूँगा, लेकिन उस लड़की के साथ एक छत के नीचे कभी नहीं रहूँगा। फिर कार्तिक की माँ कहती है, ठीक है, तेरी जो मर्जी वो कर बेटा, लेकिन वो आ रही है तो आने दे। कार्तिक गुस्से से चुपचाप खड़ा होकर अपनी माँ को सुन रहा था। फिर उसकी माँ उसके नज़दीक आकर प्यार से कहती हैं, कार्तिक, तू ये सब टेंशन छोड़, अब चल गुस्सा ख़त्म करके तू हाथ मुँह धो ले। मैं तेरे लिए कमरे में ही खाना भिजवाती हूँ, ठीक है? तू खाना खाएगा ना कार्तिक? कार्तिक प्यार से बोला, मैं खाऊंगा। इतना कहकर कार्तिक की माँ कमरे से बाहर जाने लगती हैं और रेणुका, ऋषि, चलो नीचे चलो। कार्तिक को प्रियांजलि की वजह से अपने पिता की याद आई। अपने पिता की याद में उसकी आंखें भर आईं। वो रोता हुआ अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। उसके शरीर में जैसे एनर्जी बची ही नहीं थी। वो रो रहा था और अपने आंसू को पोंछते हुए बोल रहा था, आई मिस यू पापा, बहुत याद आती है आपकी। इधर कार्तिक की माँ उसके रूम से निकलकर नीचे हॉल में आ चुकी थीं। उन्हें भी अपने पति की याद आ गई, जिसके कारण उनकी आंखें भी भर आईं। इस घटना को लगभग 5 साल हो चुके थे। उसके पिता के डेथ के बाद ही कार्तिक ने उनके बिजनेस को संभाल लिया और उसे इतनी ऊंचाइयों तक लेकर आया जहां तक पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं थी। इधर कार्तिक रोते रोते अपनी आंखों को बंद करके अपने पिता को याद करने लग जाता है। जब थोड़ी देर बाद वो अपनी आंखों को खोलता है तो उसकी नज़र टेबल पर पड़े पूर्वी के मोबाइल पर जाती है। वो उठकर टेबल के पास जाता है और पूर्वी के मोबाइल को अपने हाथ में लेकर वापस से अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। वो जैसे ही पूर्वी के मोबाइल को ऑन करता है, सामने ही लॉक स्क्रीन पर पूर्वी की तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर रोते हुए चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पूर्वी को देखकर कार्तिक को ताकत मिली। वो खुद को संभालते हुए अपनी आंखों के आंसू को अच्छे से पोंछ लेता है और पूर्वी के मोबाइल को जैसे ही खोलने की कोशिश करता है तो उसका मोबाइल खुल जाता है। वो हैरानी से कहता है, अरे वाह, इसने कोई पासवर्ड लगा के नहीं रखा। इसके मोबाइल से कोई भी सीक्रेट निकालना तो बहुत आसान है। ज़रा देखूं तो क्या क्या है इसके मोबाइल में। वो मोबाइल में इधर उधर चीज़ें करके देखने लगा। कार्तिक उसके मोबाइल को चलाते हुए खुद से ही बातें करता है और कहता है, व्हाट्सएप खोल के देखो, किसके किसके नंबर रखे हैं इसने। जब वो व्हाट्सएप खोलता है तो उसमें गौतमी के ढेर सारे मैसेजेस आए हुए थे। गौतमी के मैसेजेस को देखते ही उसे दिमाग में कोई आइडिया सूझता है। वो खुश होते हुए कहता है, क्यों ना इस गौतमी को बेवकूफ़ बनाकर उससे पूर्वी के सारे इन्फॉर्मेशंस ले लूं। इसे लगेगा कि पूर्वी बात कर रही है, लेकिन बात करूंगा मैं, मज़ा आएगा। चलो फिर के लेता हूँ मैं इसकी, देखता हूँ अगर उस अभिजीत के बारे में कुछ पता चले तो। वैसे थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ इस अभिजीत, लेकिन कंफर्म करना ज़रूरी है। इतना कहकर वो गौतमी के मैसेज का जवाब देता है। वो पहला मैसेज लिखता है, हाय गौतमी, मैं पूर्वी, क्या कर रही हो। मैसेज लगभग 40 मिनट पहले आया था। इससे कार्तिक को ऐसा लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा, कहीं गौतमी सो गई होगी तो। फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता है। वो बार बार मैसेजेस करता है, पूर्वी बनकर। इधर बेचारी गौतमी अपने साथ बीते सभी अजीबोगरीब इवेंट्स की वजह से ठीक से सो नहीं पा रही थी। अभी अभी उसे नींद ही लगी थी, तभी पूर्वी के मैसेजेस आने शुरू हो गए, जो कि कार्तिक कर रहा था। कार्तिक उम्मीद हार चुका था। उसे लगा कि गौतमी उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं देगी, वो सो गई होगी। कार्तिक परेशान होकर उस ऐप को कट करने वाला था, तभी गौतमी उसके मैसेज का रिप्लाई दे देती है। गौतमी ने लिखा, नहीं, मैं नहीं सो रही थी, मुझे लगा कि तू सो गई। मुझे नींद कहाँ आ रही है आज दिन भर के सभी इवेंट्स के बारे में सोच सोच के। गौतमी के इस मैसेज को पढ़कर कार्तिक हंसता है और फिर उसे लिखता है, हाँ तो तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, चुपचाप सो जाओ, सोचना ही क्यों है आज के बारे में। वैसे भी 1 घंटे में आज कल हो जाएगा। गौतमी इस मैसेज को पढ़ के बेहद खुश होती है।
फिर गौतमी लिखती है, पूर्वी, मुझे तुझे कुछ बताना है ऋषि के बारे में। कार्तिक जब ये मैसेज पढ़ता है तो अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है और फिर कहता है खुद में ही, ऋषि के बारे में क्या बताना है इसे। फिर वो लिखता है, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें ऋषि के बारे में मुझे। गौतमी लिखती है, यार एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। हमने ऋषि को दोस्त बनाया है ना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद कार्तिक ने गुस्से से खुद से ही कहा, दोस्त? ये दोस्त कब बना? गौतमी ने जितने भी मैसेजेस लिखे ऋषि के बारे में, वो उन सभी मैसेजेस को पढ़ता है, जिसे पढ़कर कार्तिक की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। फिर वो एक और मैसेज पढ़ता है जिसमें गौतमी ने लिखा था कि क्या ऋषि उसे पसंद करता है, उसे क्या करना चाहिए, ऋषि से फ्रेंडशिप करनी चाहिए या कैंसिल कर देना चाहिए। फिर कार्तिक गुस्से में पूर्वी बनकर जवाब देता है, तुम्हें ऋषि से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, छोड़ दो, मुझे लगता है कि वो अच्छा लड़का नहीं है। फिर गौतमी ने लिखा, पता नहीं क्यों अचानक से क्या हो गया था उसे, कार में तो अच्छे से व्यवहार कर रहा था, तुझे पता है यही चीज़ मुझे सोने नहीं दे रहा था। मुझे गुस्सा आया ऋषि पर बहुत ज़्यादा। एक तो शाम से ही उस बंदर कार्तिक ने हमें परेशान कर रखा था, ऊपर से ये एक और कन्फ्यूज़न खड़ा करके चला गया। कार्तिक ने लिखा, कन्फ्यूज़न कैसा, तुम उसके लायक नहीं हो, वो अमीर है और तुम गरीब। फिर गौतमी लिखती है, ओए इतनी भी गरीब नहीं हूँ मैं, और वैसे भी ऋषि इतना भी बुरा नहीं है, बुरा तो वो कार्तिक का बच्चा है। हमें वैसे इंसानों से बच के रहना चाहिए, कार्तिक जैसे इंसानों से। ऋषि तो दिल का बहुत साफ है, बहुत अच्छा है, जो उसके दिल में होता है वही जुबान पे भी होता है। कार्तिक गौतमी के द्वारा भेजे गए इस मैसेज को पढ़ के हल्का सा डर जाता है और फिर खुद से ही बोला, जब तक ये लड़की पूर्वी के साथ रहेगी तब तक ये मेरे खिलाफ उसे भड़काती रहेगी, क्यों ना मैं इसकी दोस्ती ही तोड़वा दूँ। ऐसा सोचकर कार्तिक लिखता है, क्या कहा तुमने कार्तिक को, बंदर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बंदर कहने की? हाँ, तुम बंदर उसे बोल कैसे सकती हो? उस मैसेज को पढ़ने के बाद गौतमी को लगता है कि पूर्वी मजाक कर रही है, इसलिए उसने मजाक में ही लिखा, अच्छा बाबा सॉरी, बंदर नहीं बोलूँगी, गधा, ठीक है। कार्तिक ने जब उस मैसेज को पढ़ा तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में लिखा, कुछ नहीं, अगर तुमने कुछ और कहा ना तो आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, आज के बाद मुझसे बात मत करना। गौतमी हंसते हुए उसे मजाक समझकर लिखती है, आर यू सीरियस? मुझे हंसी आ रही है तुम्हारी बात पे। कार्तिक ने गुस्से से लिखा, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? यहाँ कोई जोक मार रही हूँ मैं। इस बार गौतमी सीरियस हो जाती है। फिर वो कहती है, तुझे इससे पहले कभी इतना मजाक करते हुए नहीं दिखा है मैंने, तो अब तू बस कर पूर्वी। कार्तिक फिर लिखता है, हाँ तो मैं मजाक थोड़ी कर रही हूँ। फिर गौतमी हंसते हुए लिखती है, एक मिनट, कहीं तो उस कार्तिक सिन्हा को पसंद तो नहीं करती? हाँ, अगर हाँ तो उसमें कोई पसंद करने वाली चीज़ है क्या? कार्तिक उस मैसेज को देखने के बाद अपनी दाहिनी आईब्रो को रेज करता हुआ लिखता है, ओए पसंद करने वाली चीज़ कोई तुझ में नहीं है, देखा नहीं है मैंने तुझे। गौतमी थोड़ी सी शांत होकर लिखती है, पूर्वी तेरी बातें हर्ट नहीं करती हैं मुझे, लेकिन आज पता नहीं क्यों तेरा मूड शायद ठीक नहीं लग रहा है ना। क्या हुआ है? लेट घर पहुंचने की वजह से तू माँ से या पापा से मार खाई है या डांट सुना है तूने? कार्तिक गुस्सा होकर लिखता है, नहीं, मेरे पापा मुझे कभी नहीं मारते और मैंने कोई मार नहीं खाई है। देख गौतमी, तूने कार्तिक की इंसल्ट करी है, मैं उसे पसंद करती हूँ, तो आज से तेरी और मेरी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म, समझी? गौतमी उस मैसेज को पढ़ने के बाद खुद से ही हैरानी से बोली, हो क्या गया है इसे, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रही है मेरे साथ? गौतमी लिखती है, देखो पूर्वी, मैं तो तुम्हें बस अपनी बातों को शेयर करना चाहती थी। फिर कार्तिक लिखता है, मैं क्या तुम्हें कोई टेप रिकॉर्डर दिखती हूँ जो तुम्हें जो मन में आए वो बोलती जाओगी और मैं सुन लूँगी और उसे रिकॉर्ड करके भी रख लूँगी? देखो गौतमी, मुझे तुम्हारी बकबक ना सुननी अच्छी लगती है, ना मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। अरे मैं तो कई दिनों से चाहती थी कि तुझसे पीछा छुड़ाऊं, लेकिन कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। अब जबकि इतने अमीर लड़के को मैं पसंद करती हूँ और वो भी मुझे करता है, तो तुझे जलन मची हुई है ना। गौतमी को ये बात पढ़कर बहुत बुरा लगता है। वो खुद को संभालते हुए लिखती है, तो अभी भी मजाक कर रही है ना पूर्वी? फिर कार्तिक खुद से ही परेशान होते हुए बोला, हे भगवान, कितनी गहरी दोस्ती इन लोगों की, तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तभी उसके दिमाग में कुछ सूझता है
और वो लिखना शुरू कर देता है। गौतमी उसके भेजे हुए उस मैसेज को पढ़ते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कार्तिक ने लिखा था कहीं तू तो कार्तिक को पसंद नहीं करती, इसलिए बोल रही है कि वो इतना बुरा है ताकि तू इतने बड़े प्रॉपर्टी की मालकिन बन सके। इस मैसेज को पढ़ते ही गौतमी को बुरा लगने के साथ साथ उसको बहुत हर्ट भी होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उदासी मन से लिखती है, पूर्वी, आज तक तूने मुझे कभी हर्ट नहीं होने दिया था, ना खुद करती थी और ना ही दूसरों से होने देती थी। कार्तिक लिखता है, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, वो सब मेरा एक नाटक था ताकि तेरे साथ मतलब निकाल सकूं। मेरा मतलब पूरा हो गया, अब तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, सो जस्ट गेट लॉस्ट। फिर गौतमी और भी ज्यादा रोने लग गई। इस मैसेज को पढ़ते ही उसने झट से एक मैसेज लिखा, पूर्वी, क्या तू सच में सीरियस है? तू सच में मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती है? कार्तिक लिखता है, नॉट एट ऑल। फिर गौतमी लिखती है, फिर गौतमी रोते हुए लिखती है, अपनी दोस्ती को बचाने के लिए, पूर्वी, मुझसे गलती हुई है, मेरी वजह से कार्तिक की इंसल्ट हुई है ना, मैं उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी, तू कहेगी तो पैर पकड़ के माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जा। यहाँ घर पे कोई मेरी चिंता नहीं करता, एक तू ही है जो मेरी चिंता करती है। तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी तो यार मुझे, मेरा क्या होगा, मैं अकेली हो जाऊँगी इस पूरी दुनिया में। उस मैसेज को पढ़ने के बाद कार्तिक हंसता है और हंसते हुए गुस्से के भाव में लिखता है, हाँ तो मैं क्या करूँ, मैंने क्या ठेका ले रखा है तेरा साथ देने के लिए जीवन भर? जिस गो टू हेल यार, इतने में तो कोई कुत्ता भी पीछा छोड़ दे, और तू मुझसे भी गैर गुजरी हुई है। गौतमी इस मैसेज को पढ़कर सुन्न हो जाती है। उसके अंदर जैसे हिम्मत ही नहीं बचती है कि वो आगे कोई मैसेज भी लिखे। वो मोबाइल को छोड़कर चुपचाप शांत बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए खुद से बोली, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी पूर्वी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये तू है ही नहीं, और काश यही हकीकत होता। उधर कार्तिक भी उसके मैसेज के आने का इंतजार कर रहा होता है बेसब्री से। वो खुद से ही खुश होता हुआ कहता है, अब आएगा मजा, जब पूर्वी गौतमी से अलग हो जाएगी, फिर मेरा पूरी तरीके से रास्ता साफ, फिर मेरे रास्ते में सिर्फ एक ही कांटा रहेगा, और वो है अभिजीत। उसे तो मैं बड़ी आसानी से साफ कर दूंगा। पर ये मैसेज क्यों नहीं कर रही है? हाँ, ज़रूर सदमे में होगी कि इतनी साल पुरानी दोस्त छोड़ के जो जा रही है। गौतमी बहुत हिम्मत करके मैसेज करने के लिए मोबाइल उठाती है। वो टाइप करके बहुत मुश्किल से मैसेज को सेंड करती है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लिखा था, ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ना ही मैं तुमसे मिलूंगी और ना ही बात करूंगी, और तुम तो करोगी ही नहीं। लेकिन फिर भी एक बार तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? अगर मजाक कर रही हो तो मुझे बेवकूफ़ बोल के ख़त्म करो इस मजाक को, लेकिन अगर देर हुआ ना तो तू मुझे हमेशा के लिए खो देगी पूर्वी। कार्तिक उस मैसेज को पढ़ने के बाद थोड़े वक्त के लिए शांत हो गया और फिर खड़े होकर खिड़की की तरफ जाते हुए बोला, कहीं ये सुसाइड तो नहीं कर लेगी ना? ये ऐसी पहली पागल होगी इस दुनिया में जो दोस्ती के लिए सुसाइड करेगी। ये सोचकर कार्तिक लिखने लगा, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुम्हें खोने से कोई डर नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। कार्तिक के इस मैसेज को पढ़ने के बाद ही पूर्वी बेहद रोने लग गई। उसने गुस्से में अपने मोबाइल को उठाकर जमीन पर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका मोबाइल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। वो गुस्से में रूम में तोड़ फोड़ करने लग गई। उसके घर में लगभग सभी सो चुके थे सिवाय उसकी माँ के। गौतमी का छोटा भाई अपने माता पिता के साथ ही सोया करता था। वो आधी नींद में ही अपनी माँ को बोला, माँ जाकर देखिए ना क्या हुआ है गौतमी दीदी को, क्यों तोड़ फोड़ कर रही है इतनी रात को। गौतमी की माँ, जो कि बेड पर बैठकर नींद न आने की वजह से मोबाइल चला रही थी, वो अपने मोबाइल को अपने हाथ में लेकर गौतमी के रूम की तरफ जाती हैं। गौतमी का दरवाज़ा खुला ही था। वो रूम में आकर जैसे ही लाइट ऑन करती हैं, उन्होंने देखा कि गौतमी अपने बेड से नीचे बैठ करके रो रही है और आसपास का सारा सामान बिखरा पड़ा है और वहाँ रखे कांच के पॉट्स टूट चुके हैं। वो गौतमी को रोता हुआ देख करके भी गुस्से से बोली, गौतमी ये सब क्या किया है तुमने? अपने रूम को इतना गंदा क्यों कर दिया? क्या गया अचानक से इतनी रात को तुम्हें?
पागल हो गई हो? तभी उसके माँ की नज़र गौतमी के टूटे हुए मोबाइल पर पड़ी जो कि ज़मीन पर पड़ा था। उसकी माँ उस मोबाइल को उठाते हुए बोली, ये सब क्या है गौतमी? तुमने अपने मोबाइल को तोड़ दिया? गौतमी खड़ी होकर रोते हुए ही अपनी माँ को बोली, उससे कोई फ़र्क पड़ता है आपको? चले जाइए यहाँ से माँ, प्लीज़ चले जाइए। गौतमी को रोता हुआ देख उसकी माँ थोड़े से सौम्य भाव से बोली, क्या हुआ है गौतमी? तुम रो रही हो? गौतमी गुस्से से बोली, प्लीज़ चले जाइए, मुझे किसी की हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं है। गौतमी की माँ उसकी इस जवाब पे गुस्सा होते हुए बोली, कल सुबह तक ये बेडरूम जैसे पहले अच्छे से था वैसे हो जाना चाहिए, और ये मोबाइल, इसके लिए तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अब तुम कैसे पढ़ोगी वो तुम जानो, और अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तुम्हारे तो घर से निकाल देंगे हम तुम्हें। गौतमी की माँ इतना कहकर उसके मोबाइल को बेड पर फेंक कर वहाँ से निकल जाती है। गौतमी अब तक शांत थी। वो 2 मिनट तक वहीं खड़ी रहती है और फिर अपने गेट को बंद करके वो वापस से अपने बेड पर आकर अपनी माँ की बातों को जानबूझकर नज़रअंदाज करके लेटकर रोने लग जाती है। गौतमी पूर्वी के बिना बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रही थी। रोते रोते ही कुछ घंटे बाद उसे नींद आ गई। सुबह के 5 बज जाते हैं। वैसे तो रोज़ अभिजीत 6 बजे उठता था, लेकिन आज अभिजीत की नींद सुबह 5 बजे ही खुल जाती है। आंखें खोलते ही उसे पूर्वी की याद आई, जिससे कि उसके होठों पर हल्की सी प्यारी सी मुस्कान आ गई। अभिजीत को स्कूल जाने की इतनी जल्दी थी कि आंखें खोलते ही वो अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया और फिर खुश होकर खुद से ही बोलने लगा, आज की सुबह मेरी ज़िंदगी में खुशियों की शुरुआत है और साथ ही नई ज़िंदगी की भी शुरुआत है। इसलिए आज मैं अपने स्कूल के सभी बच्चों को चॉकलेट्स बांटूंगा। इसी बहाने मैं पूर्वी को भी चॉकलेट दे पाऊंगा। खुशी में आकर वो बिना समय देखे ही अपने कबर्ड से यूनिफॉर्म लेकर बाथरूम में नहाने चला गया। थोड़ी ही देर में नहाने के बाद यूनिफॉर्म पहनकर जब वो बाहर आया तो उसने टाइम देखने के लिए वॉल क्लॉक को देखा, जिसमें अभी सिर्फ 5:20 ही हो रहे थे। अभिजीत टाइम देखकर हैरानी से बोला, क्या अभी सिर्फ 5:15 हो रहा है? मुझे लगा कि 7:30 हो गया होगा। मैं आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया? हे भगवान, अभी भी मेरे पास 3 घंटे हैं, जिसमें सिर्फ 20 मिनट ही कम है। कार्तिक ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपने बालों को कंघी करने के लिए उसने जैसे ही कंघी उठाई, उसकी नज़र उसके सामने शीशे पर पड़ी। उसने शीशे में खुद को ही देखते हुए कहा, वाह, आज कुछ अलग दिख रहा हूँ मैं। शायद बहुत जल्दी नहा लिया इसलिए खूबसूरत दिख रहा हूँ, या फिर मैं रोज़ ही ऐसा दिखता हूँ, आज नोटिस कर रहा हूँ खुद को। एनीवेज, उसने पहले अपने बालों को कंघी किया और फिर अपनी स्टडी टेबल पर रखी अपनी घड़ी को पहनकर अपनी बुक्स को बैग में रखने लगा। तभी वो अपने सिर को पकड़ते हुए बोला, ओह शिट, मैंने तो कोई होमवर्क किया ही नहीं है। ना ही नोट्स बनाया है मैंने, ना ही मैथ्स बनाया है मैंने, ना ही कुछ किया है। कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास इतना समय है। स्कूल जाते वक्त तक कम से कम मैथ्स की एक एक्सरसाइज तो बना ही लूँगा। चलो बनाना जल्दी से शुरू करता हूँ। इतना कहकर अभिजीत उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू कर देता है। उस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही उससे नहीं बन पाता है, क्योंकि वो चाह करके भी उस क्वेश्चन पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में तो पूर्वी ही पूर्वी छाई हुई थी। वो बस पूर्वी से दोबारा मिलने के बारे में ही सोचे जा रहा था। अभिजीत के माइंड में पूर्वी इतना ज़्यादा घूमने लगी कि वो परेशान होते हुए पेन को टेबल पे फेंकते हुए बोला, हे भगवान, मुझसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश में अभिजीत का आधा घंटा बीत चुका था। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से कोशिश की जाए। उसने कोशिश करना शुरू किया। बड़ी मुश्किल से उसने शुरू के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किए और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना भूल गया। वो फिर से चुपचाप होकर पूर्वी के बारे में सोचने लगा। पूर्वी के ख्याल ने उसे ज़्यादा देर तक सोने नहीं दिया था, लेकिन जब वो अच्छे से नहाकर फ्रेश होकर आराम से कुर्सी पर बैठा तो उसे नींद आने लगी। वो पूर्वी के बारे में सोचते सोचते न जाने कब टेबल पर ही हेड डाउन करके सो गया, ये उसे भी नहीं पता चला।
इधर पूर्वी की आदत थी कि वो रोज़ 4 बजे उठ जाया करती थी, लेकिन आज वो 2 घंटा लेट उठती है। उठते ही उसकी नज़र अपने बिस्तर के सामने वॉल पर लगाई हुई घड़ी पर जाती है। पूर्वी टाइम देखते ही चौंक कर जल्दबाजी में उठकर बैठकर बोलती है, हे भगवान, 6 बज गए। वो बेड से नीचे आने के लिए अपने फुटमैट पर पैर रखती है और फिर झुककर धरती माता को 3 बार प्रणाम करने के बाद अपने इष्ट देव हनुमान जी को याद करते हुए कहती है, हे हनुमान जी, कल रात में गौतमी से बात किए बिना ही सो गई, पर मुझे अच्छी नींद आई कैसे, और उसने भी मुझे कॉल किया क्यों नहीं? हो सकता है कि उसने कॉल किया होगा, लेकिन मैंने ही उठाया नहीं क्योंकि मैं सो रही थी ना। तभी पूर्वी को याद आता है। वो चौंकते हुए बोल पड़ती है, हे भगवान, मेरा मोबाइल कहाँ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने यहीं कहीं रखा होगा, मुझे याद नहीं है। वो इधर उधर चलकर ढूंढने लग जाती है। पहले वो अपने स्टडी टेबल पर ढूंढती है, फिर अपने बैग में ढूंढती है और फिर कहती है, बैग में कैसे हो सकता है? आने के बाद तो मैंने बैग छुआ ही नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। वो अपने कबर्ड में ढूंढती है, फिर वापस से बेड पर आकर अपने सिर को पकड़ के बैठ जाती है और कहती है, ओह गॉड, हो गई गड़बड़। लगता है कि कार्तिक के कार में, नहीं तो उसके घर में मेरा मोबाइल छूट गया। नहीं नहीं, उसके घर में लेके नहीं गई थी मैं, हो ना हो उसके कार में ही छूटी है। अब वो कैसे देगा मुझे मोबाइल? फिर कोई बवाल खड़ा हो गया तो मैं उससे मिलने गई और उसने फिर पैसे की मांग की या कुछ उल्टा सीधा कहा। उल्टा सीधा क्या कह सकता है वो? और कुछ कहेगा भी तो उसका मुंह तोड़ दूंगी मैं। जब पूर्वी कार्तिक को ऐसा कहती है तो उसे हल्का सा अच्छा नहीं लगता, तो वो फिर से कहती है, नहीं यार, नहीं मुंह तोड़ूंगी मैं उसका, वो बड़ा है मुझसे और फिर नुकसान भी तो मैंने ही किया है उसका। फिर वो अचानक से गुस्सा होते हुए बोलती है, लेकिन उसने अभिजीत पर हाथ उठाया है, कितना दर्द हो रहा होगा उसे। एक काम करती हूँ, पर गौतमी को भी कॉल नहीं कर सकती। ठीक है, स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ। वो इतना कहकर अपने यूनिफॉर्म को लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। इधर गौतमी उठ चुकी थी। वो अपने रूम की खिड़की के पास सनलाइट में खड़े होकर पूर्वी के साथ बिताए हुए दिनों के बारे में सोचकर रो रही थी। उसके साथ खेलना, हंसना, मस्तियाँ करना, घूमना, बातें करना, उसके घर जाकर पढ़ाई करना। गौतमी को पूर्वी अपनी बड़ी बहन जैसा ही माना करती थी, इसलिए वो कोई भी नया काम करने से पहले ही गौतमी को ही इन्फॉर्म किया करती थी। गहराई से सोच रही थी कि उसे पूर्वी की कही एक फनी बात याद आ गई, जिससे कि उसे हंसी आ गई और वो हंसने लगी। हंसते हंसते उसे होश आया तो उसे पता चला कि ये सभी तो बीती हुई बातें थीं। उसने अचानक से हंसना बंद कर दिया और फिर अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछते हुए पूरी तरीके से बेजान होकर बोली, ये सभी बीती हुई बातें थी, काश ये आने वाला भविष्य होता। इतने पर गौतमी का छोटा भाई दौड़ते हुए उसके रूम में आया और तेज आवाज में बोला, गौतमी दीदी, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? गौतमी अपने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ बिना मुड़े ही बोली, नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। गौतमी का भाई दौड़ते हुए नीचे लिविंग रूम में गया अपने पापा के पास, जहाँ पे सोफे पर बैठे हुए वो टीवी में न्यूज़ देख रहे थे। गौतमी का भाई अपने पापा से जाकर बोला, पापा, दीदी कह रही है कि वो आज स्कूल नहीं जाएगी। फिर उसके पापा कहते हैं, बोलो उससे कि वो स्कूल जाए, वरना घर पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका भाई, ठीक है पापा। वो दौड़ता हुआ गौतमी के रूम में जाकर बोला, दीदी, पापा कह रहे हैं कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं तो घर पे रहने की ज़रूरत नहीं है। गौतमी अभी भी खिड़की के पास ही खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। बाहर रोड था जिस पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही थीं। फिर गौतमी बोलती है, जैसे ये गाड़ियाँ भाग रही हैं ना, उसी तरह मैं भी भागूंगी। मैं क्यों किसी पराई के लिए अपनी पढ़ाई को बर्बाद करूं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं, जब उससे मेरी परवाह ही नहीं। तो ये बोलते हुए गौतमी की आंखें फिर से भर आती हैं। ये देखकर उसका भाई उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख के प्यार से बोला, क्या हुआ है दीदी, तुम रो रही हो? गौतमी अपने आंसू पोंछकर ऊपर के मन से हंसते हुए बोली, नहीं रो रही हूँ मैं, देखो खुश तो हूँ। फिर रोशन ने कहा, तुम्हारी आंखें देखकर लग रही हैं कि तुम रो रही हो। गौतमी ने अपनी स्टडी टेबल पर रखी एक बुक को उठाया और फिर उसे हाथ में लेकर खोलते हुए रोशन को बोली, रोशन,
तुम जाओ नीचे, मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार होना है। फिर रोशन वहाँ से जाने लगा और फिर थोड़ी ही देर में पीछे मुड़कर बोला, दीदी तुम रोना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नीचे लिविंग रूम में बैठा न्यूज़ देख रहा हूँ, तुम्हें ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ठीक है? गौतमी टेबल पर बैठकर बुक को देखते हुए बोली, ठीक है तू जा, मैं बुला लूँगी, कोई ज़रूरत पड़ी तो। रोशन के वहाँ से जाते ही गौतमी ने अपने रूम के दरवाजे को बंद कर लिया और फिर खुद से ही बोली, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है उसके बारे में, मैं जा रही हूँ रेडी होने। इतना ही कहकर गौतमी तैयार होने चली गई। वो तैयार होकर अपनी स्टडी टेबल की चेयर पर बैठ गई। जैसे ही उसने अपने बैग को तैयार करने के लिए सोचा, उसे याद आया कि उसने होमवर्क तो किया ही नहीं है, जिसके लिए उसे बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन उसका मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था होमवर्क करने का। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखा तो गौतमी को तैयार होने में ही 7:20 हो गया था। अब उसके पास वक्त ही नहीं था कि वो होमवर्क करे। उसने खुद से ही कहा, चलो यार स्कूल चलते हैं, जो कभी नहीं हुआ वो कल रात हुआ, आज भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। वो अपनी बैग को लेकर उस रूम से बाहर जाते हुए बोली, चलो मेरे होमवर्क ना बनाने का एक तो फ़ायदा हुआ कि मेरी दोस्त पूर्वी को खुशी होगी, उसकी खुशी का कारण मैं उसके साथ ना होते हुए भी बनूंगी। गौतमी स्कूल जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। वो किचन में जाकर अपनी माँ के पैरों को छूकर कहती है, ठीक है माँ मैं चलती हूँ। तब उसकी माँ कहती है, तुम नाश्ता नहीं करोगी? फिर गौतमी जाते हुए कहती है, नहीं मुझे नाश्ता करने का मन नहीं है। फिर वो लिविंग रूम में जाकर अपने पापा के पैरों को छूते हुए कहती है, ठीक है तो पापा मैं जा रही हूँ स्कूल। उसके पापा कहते हैं, हाँ ठीक है जाओ। वहीं पर अपने पापा के बगल में रोशन भी बैठा हुआ था और अपने पापा के मोबाइल को चला रहा था। तब उसने कहा, दीदी तुम सोशल मीडिया में आ रही हो, वो भी कार्तिक सिन्हा के साथ। तुम्हारे साथ तुम्हारी दोस्त पूर्वी भी है, पर पूर्वी के बगल में ये लड़का कौन है? बड़ा हैंडसम है हाँ, और कार्तिक सिन्हा ऐसा दिखता है, मैंने उसे ऐसे नहीं देखा था कभी, कितना गुस्सा करता है। तब गौतमी अचानक से गुस्से से रोशन पे चिल्लाते हुए कहती है, नाम मत लो उस आदमी का, नफरत करती हूँ मैं कार्तिक सिन्हा से, उसी की वजह से मेरी दोस्त। ये कहते हुए गौतमी की आंखों में आंसू थे। गौतमी को इतना चिल्लाते हुए सुनकर उसकी माँ भी किचन से बाहर निकल कर आ गई थी। तब उसके पापा ने उसे डांटते हुए कहा, ऐसे बात करते हैं, कितना बड़ा बिजनेसमैन है वो, पता है? तब गौतमी अपने पापा को देखते हुए गुस्से से कहती है, दौलत, पता है पापा, नफरत है मुझे दौलत से, नफरत है मुझे प्रॉपर्टी से, आई हेट दिस ऑल थिंग्स। वो रोते हुए कहती है, और नफरत है मुझे हर उस इंसान से जो सिर्फ दौलत से प्यार करता है, अपनों से नहीं। तभी उसके पापा गुस्से से खड़े होकर कहते हैं, अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझसे भी नफरत करती हो? गौतमी हैरानी से अपने पापा को देखते हुए कहती है, पापा आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, मगर वो कार्तिक सिन्हा अलग है, वो दौलत से ही सबको वैल्यू देता है, जिसके पास पैसे हैं उसे वो अपने स्टेटस का समझता है, उसे ही वैल्यू देता है, उसे ही रिस्पेक्ट देता है। तब उसके पापा गुस्से से, हाँ तो कौन सा गलत करता है वो, यही करना ही चाहिए अमीर लोगों को, वरना ये गरीब लोग सर पे चढ़ जाते हैं, समझी? जैसे तेरी वो दोस्त पूर्वी तेरे सर पे चढ़ी हुई है, उस गरीब भिखारी लड़की को अपना दोस्त बना के रखा हुआ है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखेगी तो जब तू बड़ी होगी तो तेरी शादी अमीर घर में कैसे करेंगे हम? मान ले कार्तिक सिन्हा। गौतमी अपने पापा के बातों को बीच में काटते हुए कहती है, रहने दीजिए पापा, अपने कार्तिक सिन्हा को अपने पास तक ही सीमित रखिए, मेरे पास भेजने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगी इस कार्तिक सिन्हा को, क्योंकि अब जानते हैं कि मैं गौतमी हूँ, मैं सिर्फ धमकियाँ देती नहीं हूँ, उसे करके भी दिखाती हूँ। वो अपने पापा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है, माफ़ कीजिएगा, आप पिता हैं मेरे, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, इतनी टेंशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा है किसको क्या बोलना है। आई एम सो सॉरी पापा, आई एम सॉरी। गौतमी के पापा अभी भी उसे गुस्से से ही देख रहे थे। गौतमी इतना ही कहकर अपनी साइकिल लेकर स्कूल को चली जाती है। इधर पूर्वी कब से तैयार होकर बैठी हुई थी, इंतजार देखते हुए वो बोर फील कर रही थी। उसने अपनी हाथ की घड़ी से टाइम देखा तो 7:30 बज गए थे। वो गौतमी के आने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि रोज गौतमी ही उसे लेने आया करती थी साइकिल से। तब दोनों साथ में साइकिल से जाया करते थे। पूर्वी बार बार उठ कर अपने रूम की खिड़की से नीचे रोड पे देख रही थी कि कब गौतमी आएगी। फिर वो खुद से ही बोलती है,
यार ये गौतमी कहाँ रह गई? कल रात से बात भी नहीं हुई है उससे मेरी, बेचारी। यार मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रोऊं बैठ के? पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में सिर्फ गौतमी ही चल रही है। इससे पहले कि लेट हो जाऊं, स्कूल में ही मिल लूंगी। हो सकता है कि आज वो स्कूल नहीं आ रही हो। गौतमी उधर बहुत उदास थी, जिसके कारण इधर पूर्वी को भी मन नहीं लग रहा था। पूर्वी अभिजीत से भी मिलना चाहती थी। आज गौतमी नहीं आई थी, इसलिए वो साइकिल को घर पे ही छोड़कर पैदल ही स्कूल को निकल जाती है। इधर अभिजीत अभी भी सो ही रहा था। तभी उसके घर राघव और सुमित आ जाते हैं। हॉल में एंटर करने के बाद राघव डाइनिंग टेबल पर बैठे अभिजीत की मम्मी पापा को देखते हुए दूर से ही प्रणाम करके अभिजीत के बारे में पूछता है। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। आंटी, अभिजीत कहाँ है? वो तैयार हो गया? तो अभिजीत की माँ कहती है, वो ऊपर है, रूम में सो रहा है। आज वो स्कूल नहीं जाएगा। दरअसल उसे बहुत चोट आई है, इसलिए तुम लोग जाओ।